जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने एबीसी कोचिंग यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में क्लास 11th सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र के मोस्ट वीबीआई इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आप सभी की बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सभी छात्र अंत तक बने रहें और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करते हुए लाइक ज़रूर करें। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। चलिए बच्चों, क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए बच्चों, सबसे पहला प्रश्न आप देख सकते हैं हमारे स्क्रीन पर दिया गया है कि भारत में प्रत्येक वर्ष में जनगणना की जाती है। तो प्रत्येक 10 वर्षों में जनगणना होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 10। ठीक है, चलिए अगला सवाल दिया गया है कि माध्यिका आंकड़ों यानी कि समंकों को बराबर भागों में बांटा जाता है। तो इसका आंसर होगा बराबर जो है 2 भागों में बांटा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो इसका सही आंसर होगा 2। अगला प्रश्न है कि वह व्यक्ति जो आंकड़ा संग्रह करता है उसे कहते हैं। तो उसे जो है गणनाकार कहते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा? गणनाकार कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सटीक आंसर होगा। अगला सवाल देखिए दोस्तों, चौथा नंबर दिया गया कि वर्ग अंतराल 70 और 80 का मध्य बिंदु ज्ञात कीजिए। तो 70 और 80 के मध्य बिंदु क्या हो जाएगा? 75 ना हो जाएगा, क्योंकि 70 और 80 के बीच में क्या आता है? 75 आता है। तो ऑप्शन नंबर जो है 20 का सटीक आंसर होगा। और दोस्तों इस प्रकार से अगर यहाँ पे देखिए कैसे आया, ये भी आपको मैं कंफ्यूजन यहाँ पे दूर कर देता हूँ। तो देखिए जैसे कि 75 और 80 को हम जोड़ देते, 75 80 को हम जोड़ते तो कितना हो गया भाई? 150 हो गया। ठीक है, अब 150 क्या है? ये 2 संख्या है ना, तो 2 संख्या से भाग देना है, तो कितना हो गया? टोटल 75। तो वही आ गया 75। देखिए ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, 5वां नंबर दिया गया है कि किसी अनुसंधान के लिए मूल रूप से संकलित समंकों को कहते हैं। तो उसको दोस्तों प्राथमिक कहते हैं। ठीक है, याद रखना ऑप्शन नंबर ए इसका सटीक आंसर होगा प्राथमिक। अगला प्रश्न है निम्न आंकड़ों से विस्तार गुणांक ज्ञात करें। तो विस्तार गुणांक आपको ज्ञात करना है। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, इस क्या गो 1 2 3 4 5 6 गो है। तो 6 गो क्या करना है? सबको जोड़ दीजिए और 6 से भाग दे दीजिए, और जितना तक कटेगा तो उसको आप कटाते जाइएगा। ठीक है, और लास्ट में आपका क्या आएगा? इसको हम कटाने के बाद अब यहाँ पे क्या है? विस्तार गुणांक ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे क्या है कि 6 गो संख्या है, 6 गो संख्या के साथ में क्या करना है? डिवाइड कर देना है 6 से, उसके बाद क्या गुणांक में कर देना है। तो इसका जो आंसर होगा ना, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 0.5। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए अगला सवाल दिया गया है 7वां नंबर की समांतर मध्य का सूत्र होता है। तो समांतर मध्य का सूत्र होता है सिग्मा x बटा n। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट व सही आंसर होगा। अगला प्रश्न दिए गए हैं कि इनमें से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति का माप है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा बहुलक। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा बहुलक जो है प्रवृत्ति का माप है। अगला सवाल दिया गया कि सांख्यिकी के पिता किसे कहा जाता है या किसे कहते हैं। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसको आप लोग अच्छे से रट लीजिएगा, क्योंकि सांख्यिकी के जो पिता है उसको हम लोग कहते हैं ग्रेफाइट। ठीक है, यहाँ पे देखिए ग्राटफाइड अकेनवाल। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा ग्राटफाइड अकेनवाल। ऑप्शन नंबर 20 का राइट होगा, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अगला सवाल दिया गया कि 2 चरों के बीच पारस्परिक संबंध को प्रकट करने वाले चित्र को कहते हैं। तो उसको हम लोग कहते हैं विपेक्ष चित्र। ठीक, क्या कहते हैं? विपेक्ष चित्र। ऑप्शन नंबर जो है विक्षेप चित्र कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका बी होगा विक्षेप चित्र। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से कॉपी में नोट कर लीजिए। अगला सवाल है कि किसी ग्राफ पेपर में कितने चरण होते हैं। तो दोस्तों इसका जो है 4 चरण होते हैं। किसी भी ग्राफ में जो है 4 चरण होता है। इसको ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल दिया गया कि उपभोक्ता मूल्य निर्देशांक यानी सूचकांक निर्माण करने का सूत्र है। तो दोस्तों इसको आप लोग याद रखना है कि सिग्मा P1 Q0 बटा सिग्मा P0 Q0 इंटू 100। ठीक है, इसको आप लोग जो है नोट कर लीजिए। अगला सवाल है कि श्रेणी का n/4वां पद है, यानी कि जो है श्रेणी का कुल पदों में चौथा पद क्या होगा। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये जो है प्रथम चतुर्थांक हो जाएगा। ठीक है, प्रथम चतुर्थांक। ऑप्शन नंबर ए इसका सटीक आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए n/4 है ना, तो n/4 यानी कि n मतलब क्या हो गया? n मतलब टोटल, और इसमें क्या था 1/4, तो यानी क्या हो जाएगा? प्रथम चतुर्थांक हो जाएगा। ठीक है, प्रथम चतुर्थांक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पे 14 नंबर दिया गया है कि समग्र के एक छोटे से भाग को क्या कहते हैं। तो इसको हम लोग कहते हैं निदर्श या प्रतिदर्श। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा निदर्श या प्रतिदर्श। ऑप्शन 20 का राइट होगा, इसको नोट कर लीजिए। अगला सवाल दिया गया है कि निम्न में से कौन सा चर खंडित है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? छात्रों की संख्या जो है यह चर खंडित है। ऑप्शन सी इसका राइट होगा। अगला सवाल है कि किसी अर्थशास्त्री ने कल्याण संबंधी परिभाषा प्रस्तुत किया था, यानी कि किस अर्थशास्त्री ने जो है ये कल्याण संबंधित परिभाषित को प्रस्तुत किया था। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एल्फ्रेड मार्शल। ठीक,
ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट होगा। अगला सवाल दिया गया कि तत्वों को यानी कि तथ्यों को या तत्वों को कह सकते हैं, तो देखिए तथ्यों को जो है उनकी समानता एवं विशेषताओं के आधार पर क्रमबद्ध करने की प्रक्रिया है। तो क्रमबद्ध करने की जो क्रिया है या प्रक्रिया है उसको हम लोग कहते हैं वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन। ऑप्शन सी इसका राइट होगा, सही होगा। अगला प्रश्न दिया गया कि एक श्रेष्ठ प्रश्नावली के गुण है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा कि सरलता, प्रश्नों का उचित क्रम, प्रश्नों की सीमित संख्या, ये सभी क्या है, ये इनमें से सभी जो है ये श्रेष्ठ प्रश्नावली के गुण को प्रदर्शित करता है, दर्शाता है, इसलिए ऑप्शन डी इसका राइट होगा इनमें से सभी। अगला प्रश्न है किसी अर्थशास्त्री के अनुसार अपकिरण पदों के विचरण का माप है, तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, ब्राउले। ठीक है, ब्राउले, क्योंकि यह जो अर्थशास्त्री है ये कौन है, ब्राउले है। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित आंकड़ों के समांतर मध्य ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था और उसी फॉर्मूले से आंकड़ों का समांतर मध्य निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि इसमें आपको करना क्या, देखिए 5 3 कितना हो गया, 8 8 2 10, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 5 13 13 सॉरी 8, हाँ 8 5 13 13 और 5 कितना हो जाएगा 18, तो टोटल कितना हो गया देखिए 18। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सटीक होगा। मैंने तो ऐसे तुक्का लगा के आपको आंसर बताया, लेकिन इसको आप लोग अच्छे से बना लीजिएगा। माध्य वाला जो फॉर्मूला है ना उसको माध्य फॉर्मूले के अनुसार आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं कि जब निचली एवं और उचरी जब निचली और ऊपरी दोनों सीमाएं पर विचार करें तो ऐसे वर्ग कहलाते हैं। तो ऐसे वर्ग को हम लोग कहते हैं समावेशी वर्ग। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि बहुलक z बराबर 16 और समांतर माध्य जो है 20 है तो माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो इसकी भी माध्यिका आपको ज्ञात करनी है, तो माध्यिका क्या हो जाएगा 15.6 हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका सटीक होगा। अगला प्रश्न है कि निर्देशांक के प्रकार है। निर्देशांक के क्या प्रकार है, तो दोस्तों निर्देशांक जो है उपभोक्ता मूल्य निर्देशांक, थोक मूल्य निर्देशांक, औद्योगिक उत्पादन निर्देशांक, तो इसमें से सभी जो है ये निर्देशांक के प्रकार है। तो ऑप्शन डी इसका राइट होगा इनमें से सभी। अगला प्रश्न है कि वह ग्राफ जो संचयी आवृत्ति विवरण को दर्शाता है, तो दोस्तों इसका आंसर जाएगा त्वरण चित्र। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, त्वरण चित्र कहलाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए दोस्तों 25 नंबर दिया गया कि भारतीय सांख्यिकी संस्थान कहाँ स्थापित है, तो याद रखना है कोलकाता। ऑप्शन डी इसका राइट होगा। अगला सवाल जो है सेक्शन बी, आप देख सकते हैं क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि इनमें से नगद फसल कौन है। तो नगद फसल कौन सा होगा दोस्तों, धान। ठीक है, धान होगा, नहीं धान नहीं है, ये कपास है। ठीक है, कपास इसका राइट होगा। कपास जो है एक नगद फसल है, इसको नोट कर लीजिए। अगला सवाल है कि विश्व बैंक को किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो विश्व बैंक को जो है IBRD के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है कि सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के समता हिस्सों को निजी क्षेत्र के हाथों बेचना कहलाता है, तो उसको कहते हैं विनिवेश। ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा। अगला है मानव पूंजी निर्माण में बाधा। तो मानव पूंजी निर्माण में क्या बाधा आती है, तो दोस्तों इसमें आता है कि बढ़ती जनसंख्या, ब्रांड ड्रेन और शिक्षा का निम्न स्तर, ये सभी जो है मानव पूंजी निर्माण का एक बाधा है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा इनमें से सभी। अगला सवाल है कि ऊर्जा के पारस्परिक स्रोत है, तो ऊर्जा के पारस्परिक स्रोत में से हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा वाणिज्यिक स्रोत और गैर वाणिज्यिक स्रोत, ये दोनों हो जाएंगे, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों। ठीक है, अगला सवाल है कि सरकार द्वारा जो कर व्यक्तियों की आय पर लगाई जाती है उसे जो है प्रत्यक्ष कर कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा प्रत्यक्ष कर। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा उद्योग लघु एवं कुटीर उद्योग के अंतर्गत आता है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा हस्तकरघा। हस्तकरघा जो है यह जो है कुटीर उद्योग के अंतर्गत आता है। ठीक, इसको नोट कर लीजिए। अगला सवाल है कि गरीबी रेखा का संबंध है, तो गरीबी रेखा का संबंध किससे है दोस्तों, निरपेक्ष निर्धनता से है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि कृषि साख के गैर संस्थागत स्रोत है, तो इसका आंसर आएगा महाजन। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। इसको इन सभी को अच्छे से आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला सवाल देखिए दिया गया है कि आधारिक संरचना के दो प्रकार कौन सा है। आधारिक संरचना के दो प्रकार कौन से दोस्तों, सामाजिक और आर्थिक। ऑप्शन डी जो है इसका सही और सटीक आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि CFC का पूर्ण रूप है, तो CFC का पूर्ण रूप मैंने आपको पहले भी बताया था और इसको एक बार फिर से बता देता हूं कि इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ये 100% एग्जाम में पूछे जाएंगे। फुल फॉर्म 2-3 को पूछा जाएगा। ठीक है, देखिए CFC का पूर्ण रूप क्या होता है, यानी फुल फॉर्म जो होता है वो होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन।
क्लोरोकार्बन, इसको नोट कर लीजिए। अगला सवाल देखिए दिया गया है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 2012 से 2017 है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सटीकवां सही आंसर होगा। अगला सवाल है कृषि साख के साधन है, तो कृषि साख के साधन क्या हो जाएगा, भूस्वामी, व्यावसायिक बैंक और ग्रामीण बैंक, ये तीनों हो जाएंगे, इसलिए इसका आंसर होगा इनमें से सभी। ठीक है, अगला सवाल है निर्धनता रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का अनुपात में अधिक होता है, तो ये किस में अधिक है बच्चों, भारत में। ठीक है, भारत में अधिक है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि नवरत्न क्या है, नवरत्न जो है सार्वजनिक उपक्रम है, ऑप्शन नंबर जो है बी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल 41 नंबर देखिए, दिया गया है कि एक ऐसी स्थिति जिसमें श्रमिक वर्तमान मजदूरी पर काम करने को तैयार है परंतु उसे काम नहीं मिलता, तो इसका आंसर आएगा बेरोजगारी। ठीक है, यानी कि वह जो है व्यक्ति काम करने के लिए तैयार है लेकिन उसे काम ही नहीं मिल रहा है, उसे हम लोग बेरोजगारी कहेंगे, या कह सकते हैं कि वह जो है पूरी तरह से बेरोजगार है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि चिपको आंदोलन का उद्देश्य किस वन का संरक्षण था, तो दोस्तों इसका आंसर आएगा हिमालय। ठीक है, इसको आप लोग याद रखेंगे, किस वन का संरक्षण था, तो हिमालय वन, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। और यहाँ पे चिपको आंदोलन का उद्देश्य किस वन का संरक्षण था, यहाँ पे ये सवाल जो है थोड़ा सा पेचीदा दिया है, लेकिन यहाँ पे ये कह रहा था किस क्षेत्र का संरक्षण, किस क्षेत्र वन, यहाँ पे क्षेत्र वन कहेगा तब आपको यहाँ पे याद रखना है हिमालय। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। और दोस्तों ये कहेगा कि चिपको आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था, आप इसको नोट कर लीजिएगा बिहार से शुरू हुआ था, इसको बिहार में सबसे पहले ये जो है उद्देश्य जो है लागू किया गया था। उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले तो हिमालय का जो है वन संरक्षण का निर्धारित किया गया और ये बिहार में सबसे पहले इसको जो है प्रतिपादित किया था। चलिए अगला सवाल देखिए दोस्तों, दिया गया है 43 नंबर के, किसी देश के आयात एवं निर्यात के अंतर को कहते हैं, आयात और निर्यात के अंतर को कहते हैं व्यापार संतुलन। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सटीक व सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि नरेगा में कितने दिनों का रोजगार का प्रावधान है, नरेगा या कह सकते हैं या आप मनरेगा भी कह सकते हैं कि मनरेगा या नरेगा में कितनों दिनों का रोजगार का प्रावधान है, तो दोस्तों आपको याद रखना है कि नरेगा या मनरेगा में टोटल 100 दिनों का जो है रोजगार देने का प्रावधान है, ये संविधान के द्वारा लागू किया गया है, इसको आप लोग जो है नोट कर लीजिए। अगला सवाल देखिए दोस्तों, दिया गया कि वनोन्मूलन का परिणाम है, तो वनोन्मूलन का परिणाम क्या होता है दोस्तों, वायु प्रदूषण, जैव विविधता क्षरण और भूमि अवनीति, तो इसका हो जाएगा इनमें से सभी, ये सटीक आंसर होगा। ठीक, इसको नोट कर लीजिए। अगला सवाल है कि मानव पूंजी में सम्मिलित है, तो मानव पूंजी में क्या सम्मिलित है, श्रमिक और उद्यमी दोनों। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सटीक होगा। अगला सवाल देखिए दोस्तों, दिया गया है कि SHG है एक, SHG क्या है, तो SHG है वो स्वयं सहायता समूह है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सटीक आंसर होगा। या दोस्तों इस सवाल को आप इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि SHG का फुल फॉर्म क्या होता है, स्वयं सहायता समूह, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, सेल्फ हेल्प ग्रुप, इसको आप नोट कर लीजिए इंग्लिश में। अगला सवाल दिया गया है कि निर्माण क्षेत्र अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में सम्मिलित होता है, तो दोस्तों इसका आंसर आएगा यह जो है द्वितीयक क्षेत्र में सम्मिलित होता है, ऑप्शन 20 का सटीक व सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि एक सूचक जो किसी देश के मानव विकास को मापता है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, उसका आंसर हो जाएगा HDI। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल दिया गया है कि प्रति व्यक्ति आय किस देश में अधिक है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा चीन। चीन में जो है प्रति व्यक्ति आय जो है सबसे अधिक है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने जितने भी क्वेश्चन आपको बताए हैं वे सभी क्वेश्चन आप सभी के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग को एग्जाम से पहले अच्छे से जो है रिवीजन कर लीजिए और इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा और इसको आप जितना चाहे उतना रिवीजन करें और सभी दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर जरूर करेंगे। ठीक है।